खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने यह कहकर फिर एक बार देश में नई बहस छेड़ दी है कि हमारे देश के बच्चों को देश को लूटने वालों का इतिहास पढ़ाया जा रहा है और लुटेरों से जिन हिंदुस्तानी शासकों ने मोर्चा लिया, जंगें लड़ी, उनके बारे में कम बताया गया है। नायडू ने यह भी कहा कि लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के बारे में और ज्यादा पढ़ाया जाना चाहिए और साथ ही साथ वीर सावरकर की वीर गाथा भी पढ़ाई जानी चाहिए। हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे वीर सावरकर की इमेज एक कट्टर हिंदूवादी नेता की रही है और संघ उन्हें अपना आइकॉन मानता आया है। इसलिए तमाम महापुरुषों के साथ उनको पढ़ाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। लेफ्ट पार्टियों का कहना है कि बीजेपी हर बात में मजहबी सियासत का तड़का लगाती है। फरवरी 2003 में आपको याद होगा, एनडीए की सरकार के दौर में जब सावरकर की पिक्चर को संसद के सेंट्रल हॉल में लगाया गया था, तब भी ऑपोजिशन पार्टीज ने यह कहकर इसका बायकॉट किया था कि वो ये कदम इसलिए उठा रहे हैं ताकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की सेकुलर परंपरा कायम रखी जा सके और वो सावरकर की समाज को तोड़ने वाली राजनीति पर मुहर नहीं लगा सकते। अब एक बार फिर बड़ा सवाल यही खड़ा हो गया है कि क्या बदला जाएगा देश का इतिहास और इसमें वीर सावरकर को भी शामिल किया जाएगा। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। नायब सदर जमहूरिया का वीर सावरकर पर बयान। तारीख की किताबों में मुगलों की जगह लेंगे सावरकर। क्या बदल जाएगी मुल्क की तारीख? अब बीजेपी के एजेंडे का खुलकर इजहार होने लगा है। वीर सावरकर के मद्दाहों ने बुक की इजरा के लिए सावरकर की यौम वफात के दिन का इंतखाब किया। मुनक्किदा प्रोग्राम में नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू सहाफी और मुसन्निफ संजीव गुप्ता की किताब साहस का दूसरा नाम जिंदगी के इजरा के मौके पर खिताब कर रहे थे। नायब सदर जमहूरिया ने स्कूल में पढ़ाए जा रहे निसाब में तब्दीली की बात कही। हमारा देश का ऊपर आक्रमण करके देश को लूटने वाले ग्रेट, ये पढ़ाया हमको बचपन में। वीर सावरकर जी के बारे में कितना लोगों को मालूम है? ये दुर्भाग्य है हमारा। इसलिए मैं चाहता हूं पाठ्य पुस्तकों में भी परिवर्तन आना चाहिए। नायब सदर जमहूरिया ने 26 फरवरी को वीर सावरकर की यौम वफात को याद करते हुए कहा कि वीर सावरकर जैसे महान लोगों को भी निसाब में दाखिल करना चाहिए और साथ ही साथ देश के इतिहास के बारे में बच्चों को बचपन में ही अवगत कराना। जो महान भावों ने देश का आजादी के लिए अपना प्राण दिया, अपना जान दिया, बलिदान दिया, ऐसा महान भावों का वीर गाथा बच्चों को मालूम होना चाहिए। क्या विशेषता है? आजकल नया बच्चों को इन लोगों के बारे में मालूम भी नहीं है, उनका नाम भी बहुत लोगों को याद नहीं है। ये दुर्भाग्य है। अपने खिताब के दौरान वेंकैया नायडू ने मुल्क को लूटने वालों का जिक्र किया। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि बच्चे इन लोगों की तारीख पढ़ रहे हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा। अब वक्त आ गया है कि मुल्क के निसाब में तब्दीली की जाए। बीच में जो आक्रमण के कारण से, अग्रेशन के कारण से, इन्वेशन के कारण से फॉरेनर्स आके हमको लूट किया और चीट भी किया और आप माइंड भी कुछ मात्रा में चीट करके गए। क्या गांधी के देश में वीर सावरकर के मद्दाह चाहते हैं कि तारीख की किताबों में तब्दीली हो या फिर मुल्क की तारीख के साथ छेड़छाड़? अगर ऐसा नहीं तो फिर मुगलों को लुटेरा कहने के क्या माने? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि क्या देश का इतिहास बदले जाने की जरूरत है, जिसकी तरफ इशारा किया गया है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन कुमार साहब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मौलाना साजिद रशीदी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन तेज तर्रार सुरेंद्र राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर जिलानी जो कि संघ से जुड़े हुए हैं, एचआरडी मिनिस्ट्री में सलाहकार हैं और साथ ही साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के स्पोक्स पर्सन हैं, वो भी हमारे साथ दिल्ली से लाइव मौजूद हैं। और डीपी तिवारी साहब जो कि हिस्टोरियन हैं, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। और थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर चक्रपाणी महाराज नजर आएंगे, स्वामी चक्रपाणी महाराज जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं और वीर सावरकर जिनकी आज हम बात करने जा रहे हैं, वो 15वें राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हिंदू महासभा के और चक्रपाणी महाराज 30वें अध्यक्ष हैं। थोड़ी देर में आपको वो भी स्क्रीन पर नजर आएंगे। नवीन कुमार साहब, लेकिन पहला सवाल आपसे, मकसद क्या है
क्या इस देश के इतिहास को बदलना चाहते हैं आप? नया इतिहास पढ़ाएंगे क्या देश में? समीर भाई, जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है देश में, हमारे है देश में केवल ना जाने क्यों जो आक्रमणकारी थे, जो आतताई थे, उनका इतिहास बड़े गौरव महिमा मंडप करके पढ़ाया जाता है। लेकिन जो इस देश के नागरिक थे, जिन्होंने कि इस देश में रहते हुए उन आतताइयों से युद्ध किया, उनको हटाया, उनका नामो निशान तक नहीं इतिहास में। हमारे इस देश में ना जाने क्यों विदेशियों का लिखा हुआ इतिहास तो बड़े ध्यान से बहुत उसको प्रमाणिक माना जाता है, और जो इस देश के नागरिकों ने लिखा इतिहास है उसको आप नकार देते हैं। आखिर क्यों? आज अगर आप बात करेंगे औरंगजेब की, तो उसके दादा, उसके परदादा, उसका सबका नाम आपको मालूम होगा। लेकिन सम्राट अशोक, सम्राट विक्रमादित्य, उनके दादा परदादा का नाम पूछेगा तो किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि वो पढ़ाया ही नहीं गया। आखिर क्यों? ये एक ऐसी सोची समझी साजिश के तहत, मैं बार बार इस बात को कहूंगा, एक सोची समझी साजिश के तहत इस प्रकार से इतिहास को अपने जिन लोगों ने प्राणों की आहुति दे करके वर्षों तक युद्ध किया है आतताइयों से, जिन्होंने यहां से उनको खदेड़ दिया, उनका तो आप नाम लेने को भी तैयार नहीं है। दारा शिकोहा के बारे में को पढ़ा था अभी इस सरकार ने आने के बाद, जब एक रोड से पहली बार उनका नाम रखा गया। हाँ। मतलब हमारे में पहली बार है। हमारे यहाँ तो औरंगजेब जो लुटेरे थे, हाँ। उनके नाम पे सड़कें भी मिलेंगी, इमारतें भी मिलेंगी, गार्डन भी मिलेंगे। लेकिन तो मुगलों का तो इतिहास रहा है ना, उसको आप कैसे नकार सकते हैं? अरे साहब, आप फिर वो मुगलों का इतिहास, आए मुगलों ने भी कब्जा ही किया था ना। आज मैं बार बार मुगलों ने कब्जा किया था, ये कहकर आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब मुगलों के 350 जो साल के शासन को हिंदुस्तान के हटा दिया जाएगा इतिहास से क्या? उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाएंगे आप? हाँ, उनको महिमा मंडप क्यों किया जाएगा? मेरा तो सोचना ये भी है समीर भाई, मैं तो कई बार ही कहता हूँ, व्यक्तिगत तौर पे भी कहता हूँ, मैं तो मांग भी करी इस बात की कि इस राष्ट्रपति भवन से मुगल गार्डन का नाम हटा के उसका नाम अशोक वाटिका कर देना चाहिए। अशोक की लाट हमारे देश में है, हर कोई उसको प्रणाम करता है, जानता है। हमारे देश में यहाँ के नागरिकों का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, उनका इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए जो भारत की भूमि में माटी में जन्म लेकर के उन आतताइयों से युद्ध किया। ठीक, उनका क्यों नहीं पढ़ा? यासिर जिलानी, मुझे ये बताइए कि क्या एचआरडी मिनिस्ट्री सीरियसली इस बारे में सोच रही है? क्या ऐसी कोई पॉलिसी आप लोग बनाने जा रहे हैं कि जिसके तहत इस देश के इतिहास को बदला जाए? क्योंकि वेंकैया नायडू साहब साफ साफ कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि पाठ्य पुस्तकों में जो पढ़ाया जा रहा है उसमें बदलाव होना चाहिए। देखिए, ये सोच क्यों सामने आई? आप जब हमारा इतिहास, जो हिंदुस्तान का इतिहास है, वो किसने लिखा और किनको हम पढ़ के बड़े हुए। 19वीं सदी में मैकाले कौन थे? ये 20वीं सदी मार्क्स कौन थे? ये इनका भारत के लिए क्या योगदान रहा? आपने लिख दिया आक्रांता राजा के बारे में। आज छोटे छोटे बच्चों के से आप पूछेंगे कि मोहम्मद बिन गौरी कौन था, वो उसके बारे में बता देंगे। मोहम्मद बिन कासिम कौन था, वो उसके बारे में बता देंगे। हाँ। लेकिन मोहम्मद गौरी को जिसने हराया, गुजरात में कभी घुसने नहीं दिया, भीमसेन सोलंकी, राजा भीमसेन सोलंकी। उसके बाद प्रस्थ जब उन्हें हरा के भेजा तो 500 साल तक वापस नहीं आ पाए यहाँ इस धरती पे, इस अखंड भारत में। तो आप उसके बारे में तो पढ़ते नहीं, आप तात्या टोपे के बारे में पढ़ते नहीं, आप वीर सावरकर को पढ़ते नहीं। आप बताइए कि जो रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास रहा है, आप उसको पढ़ाते नहीं। तो क्या ये सही वक्त नहीं है कि हम अपने इतिहास को समझने की कोशिश करें? और मैं तो देखिए, जो दुनिया के मशहूर, यही यासिर जो वीर सावरकर का नाम लिया है ना आपने, इसी पर सबसे ज्यादा ऑपोजिशन पार्टीज को आपत्ति है, मुश्किल है। वो कह रहे हैं दरअसल ये संघ की आइडियोलॉजी, संघ जिसको महानुभाव मानता है, वीर सावरकर की आइडियोलॉजी पर संघ चलता है, उस वीर सावरकर को आप लोग जबरदस्ती पाठ्यक्रम में शामिल करवाना चाहते हैं क्योंकि अब सरकार आपकी बन गई है। तो लोकसभा के अंदर भी तो उनका चित्र है साहब जी। अच्छा, यासिर एक बात बताइए कि किसको आपत्ति हो रही है, क्यों आपत्ति कर रहे हैं लोग? अगर एक बात बताएं, जो आदमी काला पानी की सजा किसको हुई? एक कांग्रेसी नेता बता दे कि आजादी की लड़ाई में काला पानी की सजा उसको मिली हो। एक कांग्रेसी नेता बता दे कि उसे फांसी की सजा हुई हो। भगत सिंह फांसी पे झूल गए, हमारे इतिहासकारों ने उन्हें क्रांतिकारी और आतंकवादी लिख दिया। आजाद सुरेंद्र राजपूत साहब जवाब दे दीजिए इसका, उन्हें फिर मैं रशीदी साहब के पास जाऊंगा। आतंकवादी और चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू महासभा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष।
और सुरेंद्र राजपूत साहब, ठीक है यासिर हो गई, यासिर हो गया, यासिर प्लीज हो गया जी, ठीक है। अब सुनिए सुरेंद्र राजपूत साहब, नाइंसाफी हुई वीर सावरकर के साथ अब तक, उम्मीद है कि अब इसलिए इतिहास को बदले जाने की जरूरत है, मानते हैं आप? बिल्कुल इतिहास को बदले जाने की जरूरत है और इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में सावरकर का नाम सही तरीके से उद्धृत किए जाने की आवश्यकता है। मैं नवीन से और यासिर जिलानी से पूरी तरीके से सहमत हूं, पूरी तरीके से 100% सहमत हूं कि सावरकर के साथ ज्यादती हुई है और उस ज्यादती का प्रतिकार करने का वक्त आ गया है। और इस बात के लिए मैं जिलानी और यासिर जिलानी और इनका नवीन जिंदल का समर्थन करता हूं। और मैं ये भी मांग करता हूं कि ये सारा इतिहास जरूर लिखा जाए जिसमें सावरकर ने कहा था कि ब्रिटिश सेना में हिंदुओं को भर्ती हो जाना चाहिए और आजाद हिंद फौज से लड़ाई करनी चाहिए। अंग्रेजों को हराने का संभव नहीं है, अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह बंद कर देना चाहिए। अंग्रेजों को 1 लाख लोगों को, हिंदुओं को भर्ती करने का अभियान सावरकर ने चलाया, ये बाकायदा रिटर्न फैक्ट है, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस में 1 लाख से ज्यादा आजाद हिंद सैनिक मारे गए थे सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। बिल्कुल लिखा जाना चाहिए। यह भी लिखा जाना चाहिए कि NWFP में, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में, बंगाल में और सिंध में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकार थी, जिन्ना के साथ सरकारें इन लोगों की थी। यह भी लिखा जाना चाहिए क्योंकि 1942 में जब बंगाल का फेमिनिन हुआ, उस वक्त जिन्ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और क्या नाम आपके चर्चिल, इन लोगों ने लगभग 50 लाख लोगों की, जिस समय हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, ये लोग हम लोगों को मार रहे थे। ये भी लिखा जाना चाहिए कि 23 मार्च 1940 को अगर इस एक करके राजपूत साहब फिर वीर सावरकर को सजाए काला पानी क्यों हुई? अगर वो पूरी तरह से अंग्रेजों के साथ थे, एक मिनट, एक करके प्लीज, सारे लोग साथ मत बोले। राजपूत साहब का टर्न है अभी, एक मिनट। राजपूत साहब, यासिर जिलानी, अरे पहले तो अभी आधा ही बोला है यासिर जिलानी साहब, पूरा बाकी है। परेशान हो रहा हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कहां से कहा? ये बता दीजिए, इतिहास लिखा किसने है? हिंदुस्तान के हिंदू को गाली देना चाह रहे कांग्रेस हिंदुस्तान के हिंदुओं की, कांग्रेस के हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ हमेशा से जो मजाक किया है उसको आप अगर यासिर राजपूत साहब प्लीज ये पर्सनल झगड़ा छोड़ दीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए और एक साथ मत बोलिए प्लीज। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पाएगी ना मुझ तक ना व्यूअर्स तक। हाँ बोलिए राजपूत साहब, कंप्लीट करें आप ही का वक्त है, जल्दी से जी। और सबसे बड़ी चीज, MJ अकबर ने बिल्कुल इतिहास सही लिखा है कि गोवलकर इस सदी के सबसे बड़े हिंदू सांप्रदायिक थे। हेगड़ेवार जी जब तक कांग्रेस में थे, स्वतंत्रता का आंदोलन में हिस्सा लिए, उसके बाद वो अंग्रेजों का समर्थन करने, बिल्कुल लिखा जाना चाहिए। मैंने नहीं लिखा, MJ अकबर ने लिखा, आपके यहां मंत्री हैं। हेगड़ेवार और नाथूराम गोडसे पूरे देशाटन करने के लिए पूरे भारत भ्रमण पर निकले थे, नाथूराम गोडसे और परम पूज्य हेगड़ेवार जी। ये भी लिखा जाना चाहिए इतिहास में। संघ जंग आजादी से दूर था। ठीक है, आपके हिसाब से बहुत कुछ बदले जाना। ठीक है, नवीन अभी नहीं, कांग्रेस यही चाहती है क्योंकि देश के जिन्होंने आजादी के लिए प्राणों की आहुति दे दी, उसके बारे में कुछ नहीं, उसके परिवार को कुछ नहीं मिला, और जिन्होंने केवल भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी से चढ़ने से रोका नहीं। ठीक, नवीन देखिए, और मेहमान बैठे, चक्रपाणी महाराज, आपको राजपूत साहब हो गई आपकी बात, प्लीज अब दूसरों की भी सुन लीजिए थोड़ी। चक्रपाणी महाराज हमारे साथ आ गए, हिंदू महासभा के मौजूदा अध्यक्ष, 30वें अध्यक्ष, 15वें वीर सावरकर थे जिनका हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। चक्रपाणी महाराज, आपके हिसाब से सुरेंद्र राजपूत साहब की बातों में कितना वजन आपको नजर आ रहा है? वो कह रहे हैं हिंदू महासभा, वीर सावरकर, ये लोग तो अंग्रेजों के साथ खड़े थे उस वक्त, तो इनकी क्या वीर गाथा सुनाएंगे हम? क्या वीर गाथा इतिहास में लिखी जाएगी? देखिए जब वतन को सींचना था खूनों से तो सींचा वीर सावरकर ने।
जब वतन को सींचना था खूनों से तो सींचा चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस ने, और जब वतन में बहार आई तो कहते हो अब तेरा कोई काम नहीं। सवाल इस बात का है कि वो पहले स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर हैं, जिन्होंने अपनी पूरे न सिर्फ पूरे जीवन को बल्कि पूरे परिवार को इस मातृभूमि के लिए अपनी संविधा बना करके जलाने का काम किया। और हंसते हंसते उस सेलुलर जेल में शायद कभी जो बैठे हैं, पता नहीं गए हो कि नहीं गई, 8x8 के उस छोटी सी कोठरी में जिस व्यक्ति ने 30 वर्षों तक बिताया और 12 घंटे तक जो व्यक्ति कोल्हू के बैल की तरह देश के लिए उसने तेल पेरने का काम किया, अंग्रेजों ने इतनी यातनाएं दी। आप सोचिए जरा, 30 वर्ष तक लगातार, जिसको दो बार आजीवन कारावास की सजा मिली हुई हो, जिसने उस 8x8 की कोठरी में 6000 राष्ट्रभक्ति की कविताएं लिख दी हो, अपने उन्होंने जीवनी में लिखा है कि जब वो पहले दिन जब वो जेल में गए 8x8 की कमरे में, वो करीबन 10 दिन 15 दिन तक हो गया, कोई दिखाई नहीं देता था। वहां पे 2 तोते आते हैं और छोटी सी वहां पे इतनी बड़ी वो हवा आने के लिए ऊपर एक रेक होता है, वो जंगले होता है, वहां पे 2 तोते बैठते हैं, चेचे करते हैं, ये कविताएं लिखते हैं, मातृभूमि की अनेक कविताएं लिखते हैं। तो सावरकर जी लिखते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि चलो यहाँ कोई तो नहीं है, ये तोते कह रहे हैं कि सावरकर तुम घबराओ मत, हम यहाँ पे बैठे हुए तुम्हारी राष्ट्रभक्ति कविताएं सुनते हुए। और उन तोते मैनाओं को सुना करके और अनेक 6000 कविता लिखने का काम किया। और दीवालों पे जहां पे आप ये समझिए, वहां पे जाकर के देखिए उस स्थान पे जिसके बारे में उन्होंने लिखा है, जहां पे इतनी यातनाएं दी गई, उसके बारे में उस सावरकर जी ने लिखा है, यह तीर्थ नहीं महातीर्थ है, मत कहो इसे काला पानी, तुम सुनो यहाँ के धरती के कड़ से गाथा बलिदानी। जिन्होंने इतनी, और उसको आजादी के बाद भी उनको जेल में डाल दिया गया, फर्जी केस में फंसा करके, गादी हत्या में फंसा करके, जबकि वो बाइज्जत बरी हुए। सावरकर जी ऐसे व्यक्ति थे जो पहले महापुरुष थे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन चलाया और स्वदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, वस्त्रों को जलाया। उसके 16 वर्ष के बाद गांधी जी उनसे प्रेरणा लेकर के जलाने का काम किया, जो कांग्रेस जी को आदर्श मानती है, जो राष्ट्रपिता। नहीं, लेकिन चक्रपाणी महाराज आपके हिसाब से प्रेरणा लेते थे। क्या सावरकर जी पे सबको मिलाकर आगे बढ़ने वाले नेता थे वीर सावरकर, या फिर सिर्फ एक कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर उन्हें इतिहास में जगह मिलनी चाहिए? राष्ट्रभक्त थे वो, राष्ट्र के लिए काम किया उन्होंने। देखिए वीर सावरकर जी सच्चे राष्ट्रभक्त थे। और उनसे पूछा गया, कभी पत्रकारों ने पूछा कि क्या अगर आपकी सरकार बनेगी तो क्या आप मुसलमानों को क्या करेंगे, हटा देंगे या क्या करेंगे, मार डालेंगे? सावरकर जी ने कहा कि नहीं, हम मुसलमान को खदेड़ने वाले नहीं है, हटाने वाले नहीं है। अगर हमारी विचारों की सरकार बनती है तो जो अधिकार हिंदुओं की होगी वही मुसलमानों की होगी। हम तुष्टीकरण के खिलाफ है। सवाल इस बात का कि पहले से जिस प्रकार से राजनीतिक तुष्टीकरण हो रही थी उसके खिलाफ सावरकर जी थे। वो चाहते थे कि जो इस देश में रहता है, चाहे कोई भी राष्ट्रभक्त हो, उसका सम्मान होना चाहिए। ठीक है। डीपी तिवारी साहब, ये बताइए कि जो बातें चक्रपाणी महाराज कर रहे हैं उनसे आप सहमत हैं क्या? बतौर एक हिस्टोरियन, एक इतिहासकार, क्या आप सहमत हैं इन बातों से? और ये बातें क्या नहीं पढ़ाई जानी चाहिए इतिहास में? ये बातें अगर सही हैं तो क्या एक शख्स के साथ नाइंसाफी नहीं की इतिहास अभी तक आपने की? जी देखिए, जितनी बातें यहां पे चल रही हैं अभी तक, उसमें 2 बातें उभर के आ रही हैं। एक तो ये है कि भारत का जो इतिहास है वो किस सीमा तक शुद्ध लिखा गया है और कितना वो यथार्थ परक है, कितना उसमें पक्षपात है। तो ये बात तो अपनी जगह जाहिर है कि अंग्रेजों के समय में जो इतिहास लिखा गया वो पक्षपात पूर्ण ढंग से लिखा गया। और सावरकर जी को जो मौजूदा इतिहास अभी देश के बच्चे पढ़ रहे हैं कि जिन लोगों ने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने इस देश की रक्षा की, उनके इतिहास को उतना अच्छा ढंग से नहीं पढ़ा गया, उतना अच्छा ढंग से नहीं लिखा गया, बल्कि उन लोगों के इतिहास को बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया जिन्होंने यहाँ लूटपाट की, जिन्होंने यहाँ आक्रमण किया। ये अंग्रेजों की एक सोची समझी राजनीति थी। वो ये चाहते थे कि इस तरह से इतिहास बना करके हम भारतीयों के सामने एक ऐसा इतिहास प्रस्तुत करें
जिससे उनको इस बात का बोध हो सके कि वो हमेशा गुलाम रहने के आदी है। नंबर एक बात। दूसरे, सरकार कोई बने, कांग्रेस की बने, भाजपा की बने, इतिहास में निरंतर शोध चलता रहता है और इस तरह की बातें जो अंग्रेजों ने गलत लिखी हैं उसका संशोधन तो हो ही रहा है। सरकार चाहे जिसकी रहे, जो सच्चा इतिहास सामने आएगा वो इतिहास में जुड़ेगा और वो पढ़ाया जाएगा। नहीं, लेकिन वो फिर सिलेबस ठीक के है, रूप ठीक है में भी तिवारी हमारे जी, सामने तिवारी जी आएगा ठीक है, मैं और समझ तथ्य गया आपकी के बात, रूप लेकिन में। मौलाना एक रशीदी उदाहरण हम साहब, आपको बता अगर ऐसे ही होता रहा तो फिर तो इतिहास हर 5 साल में बदला जाएगा। कभी कांग्रेस की सरकार बनेगी, कभी बीजेपी की सरकार बनेगी, कांग्रेस के हिसाब से कुछ सही होगा, बीजेपी के हिसाब से कुछ सही होगा, फिर तो इतिहास बदला ही जाता रहेगा। नहीं, बिल्कुल, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि बिल्कुल अच्छी बात है, इतिहास लिखा जाना चाहिए। मैं भी उसमें एक तथ्य जोड़ देता हूं। हाँ। 1909 में जब सर विलियम कर्जन की डेथ हुई, मर्डर हुआ उनका लंदन में, तो उसमें ये पेश थे और ढींगरा को इन्होंने बाकायदा 1 महीने तक ट्रेनिंग दी उसके मारने की। लेकिन जब इनको छापामारी में पकड़ा गया और इनको काला पानी भेजा गया, तो एक सत्य मैं बताता हूं, इन्होंने एक दया याचिका दाखिल की और उस दया याचिका में ये लिखा, दया याचिका में सावरकर का कहना था कि अंग्रेजों द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों से उनकी संवैधानिक व्यवस्था में आस्था पैदा हुई है। इसके साथ उन्होंने घोषणा की थी कि वह अब हिंसा पर यकीन नहीं रखते। ये बाकायदा रिटर्न में, मतलब एक तरह से माफीनामा लिखा, माफीनामा उन्होंने बाकायदा लिखा। काला, अरे आप गलत बात इसलिए करते हैं, आप अंग्रेजों की बात को आप सही लगती है। मैं किताब का नाम बताता हूं, आपको अंग्रेजों की ही किताब सही लगती है और किसी की नहीं लगती। आप कल आप गए सेलुलर जेल के अंदर, मैं गया हूं सेलुलर जेल के अंदर सिनेमा देखने के लिए। 8x8 का क्षेत्र, सभी सबका इंतजार कर रहे थे। भाई भी थे वीर सावरकर के, उनके भाई को वो मिल नहीं सके 30 साल तक, रोज उनके साथ यात्राएं दी जाती थी। आप बताइएगा ये सारी बातें। फिर भी रशीदी साहब इतने देर से आप सबको सुन रहे थे, अब सुन लीजिए उनकी, कम से कम कुछ तो सही बोले। ठीक मौलाना साहब जल्दी से कंप्लीट कर लें जी। ये बाकायदा इन्हीं की जिंदगी पर आधारित किताब है। हाँ। और जिसने ये किताब लिखी है उसने बाकायदा हवाला दिया है इन बातों का कि वीर सावरकर जी ने मेरे साथ इन बातों को बाकायदा, नाम बता दीजिए किसे लिखी, हम भी देख लेंगे। मैं किताब का नाम भी तुम्हें बता देता हूं, लेकिन तुम मानोगे नहीं ना। बता दो। किताब का नाम है सावरकर एंड हिज टाइम्स, 1950 में ये प्रकाशित हुई। ठीक है। और जीवनीकार इसके जो है धनंजय कीर इसके जो है लेखक थे। इन्होंने बाकायदा लिखा है कि सावरकर जी ने ये सारी बातें मेरे साथ साझा की हैं। तो मेरा मानना यह है कि इतिहास बताइए, लेकिन इतिहास वो बताइए जो सच्चाई है। और जिन लोगों को ये आक्रांता कहते हैं, मैं एक इतिहास आपको बताता हूं। अच्छी बात कही जो इतिहासकार बैठे हैं कि अंग्रेजों ने जो इतिहास लिखा है, अगर उसका सही विवरण कर लिया जाए, उसको सही समझ लिया जाए, तो जो हमारे भेदभाव हैं हिंदू मुस्लिम के, वो सारे के सारे खत्म हो जाएं। सबसे पहली जो हिस्ट्री लिखी गई वो अंग्रेजों के द्वारा लिखी गई और उन्होंने कुछ ऐसे फैक्ट उल्टे सीधे उसमें डाल दिए ताकि रहती दुनिया तक हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान का लड़ता रहे, हिंदू कहता रहे कि मुसलमान यानी आप भी ये बात मान रहे हैं कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया अंग्रेजों के वक्त में? बिल्कुल किया गया। ठीक, लेकिन जो सच्चाई है, हिंदुस्तानी इतिहासकारों ने जो लिखा है उसको भी पढ़ाया जाए। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। क्या अब वाकई देश का इतिहास बदले जाने की जरूरत है? वो वक्त आ गया क्या? छोटा सा ब्रेक फौरन हो रहे हैं हाजिर, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो क्या देश के इतिहास को बदला जाना है? क्या देश के इतिहास को बदले जाने की जरूरत है? यह हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब, बीजेपी की तरफ से यह क्लियर किया गया है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि भाई हिंदू मुस्लिम शासकों में बांटने की कोशिश की जा रही है इस देश के इतिहास को, यह मैसेज ना जाए, इसलिए यह कहा गया है कि 19वीं सदी की मैकाले की मानसिकता और 20वीं सदी की मार्क्स की मानसिकता, इन दोनों को छोड़ दिया जाए और 21वीं सदी की जो साझा मानसिकता है उसके साथ हमें आगे बढ़ना होगा। बहुत सारे मुस्लिम शासकों का भी नाम लिया गया है और कहा गया कि उनके साथ भी नाइंसाफी हुई है, वो हमारे देश के अपने लोग थे, उनको पढ़ाया जाना चाहिए था, वो नहीं पढ़ाया जा रहा। बहुत सारे नाम हैं, नवीन बताएंगे आपको।
तो क्या क्या आपको लगता है कि एक पॉजिटिव वाइब्स कुछ आ रही हैं आपको, या सब कुछ नेगेटिव ही नजर आ रहा है? जो है वही रहना चाहिए। देखिए आपसे समीर, हमने ये कभी नहीं कहा कि जो है वही रहे। जैसे प्रोफेसर तिवारी ने बोला कि अगर कहीं कोई इतिहास में भूल है उसको आप सुधारिए, कोई मनाही नहीं है। सावरकर साहब को अगर आप सही तरीके से प्रस्तुत करिए, कोई मनाही नहीं है। मैंने जितने फैक्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर के लिए कहे हैं उनमें से एक भी गलती हो तो मुझे आप काले पानी की सजा दे दीजिए, मैं मानने के लिए तैयार हूं। आज की डेट में वो सच पढ़ाइए, ये भी सच पढ़ाइए कि 1952 में जब 489 की असेंबली का 489 की संसद का चुनाव हुआ था, तब 489 सीटों पर हिंदू महासभा, रामराज परिषद और जनसंघ चुनाव लड़ी थी। इतने बड़े वीर सावरकर नेता थे तो पूरे देश में 489 में मात्र गठबंधन को 10 सीटें मिली थी, पूरी 10। ये थी सावरकर साहब की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हैसियत। आप समझिए मेरी बात को। वो जो आदमी 1940-42 में पश्चिम बंगाल का उप मुख्यमंत्री फजलुल हक के नीचे रहता हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसके इतिहास को तो सही बताए जाने की आवश्यकता है ही। हम तो मानते हैं इस बात को, हम इस चीज को पूरी तरीके से मानते हैं कि 3 राज्यों में जो सरकारें थी वो कहीं ना कहीं जिन्ना साहब की और हिंदू महासभा की, जिसमें सावरकर अध्यक्ष थे। डे ऑफ डिलीवरेंस के लिए लोग क्या बोलेंगे? अभी नवीन जी कह रहे थे कि सम्राट अशोक के पिता का कोई, यानी वीर सावरकर को आप महापुरुष मानने के लिए तैयार नहीं है ना? कुल मिलाकर आप घुमाकर बात रख रहे हैं अपनी राजपूत साहब, लेकिन कुल मिलाकर आप वीर सावरकर को महापुरुष मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी कोई वीर गाथाएं भी थी जिन्हें बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, यही है ना? देखिए फिर से सुन, मैंने तो इतिहास के सत्य फैक्ट रखे, ये जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। इससे वो महापुरुष बनते हैं तो महापुरुष बने, इससे वो कापुरुष बनते हैं तो कापुरुष बने। मुझे उनके महापुरुष बनने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो सच है वो जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। नवीन जी को यह भी बताया जाना चाहिए, नवीन जी को यह भी बताया जाना चाहिए कि सम्राट अशोक के पिता का नाम सारी दुनिया जानती है, चक्रपाणी जी आ रहा हूं, बिंदुसार था और उनके पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। समीर जी, अगर ये सब लोग नहीं जानते हैं तो इन्हें इतिहास चाहिए, चक्रपाणी महाराज, गद्दारों को भी पढ़ना चाहिए जिन गद्दारों की वजह से आजादी लेट हुई। राजपूत साहब, राजपूत जी हो गया। अरे चक्रपाणी महाराज जवाब दे रहे हैं। कुल मिलाकर चक्रपाणी जी ये कहने की कोशिश की जा रही है, और ये बातें जो हैं 2003 में भी उठी थी। आपको याद होगा चक्रपाणी महाराज, जब वीर सावरकर की बड़ी सी फोटो लगाई जा रही थी सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट के, तब भी ये बात उठी थी, और तब भी ओपोजिशन पार्टीज ने ये दलील दी थी कि भाई सावरकर ने हमेशा समाज को तोड़ने वाली राजनीति की है, साथ लाकर वो कभी चलना ही नहीं उन्होंने चाहा, हमेशा बांटने वाली राजनीति की, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। आज भी राजपूत साहब उसी बात को आगे रख रहे हैं। देखिए, नहीं, सावरकर जी हमेशा नहीं, राजपूत साहब इतिहास के कुछ पन्ने को तोड़ मरोड़ को पेश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं 43 और 44 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष रहे, और जहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हैसियत की बात कर रहे हैं, तो उनकी हैसियत ये थी कि जब पहली बार देश की सरकार बनी तो यही आपके नेहरू जी उनको बुला करके, और अरे सुनिए, अरे सुनो, बीच में मत बोलो, अरे बीच में मत बोलो, पागलपन न करो, डिबेट की तमीज सीखो। पहली बार उनको उद्योग मंत्री बनाया, नेहरू ने उद्योग मंत्री बनाया, उनकी हैसियत क्या थी? आप क्या हैसियत देखोगे और आपकी पार्टी क्या हैसियत पूरी तरीके से चेतावनी दे रहा हूं, इस तरीके की बदतमीजी की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। उद्योग मंत्री बनाया, और मेरे नेहरू जी ने उनको बुलाया था, और उसके बाद भी 10 सीटें आई थी। अगर आपको जानकारी नहीं है तो जानकारी को करिए। आप ऐतिहासिक पूरा सम्मान है, लेकिन कर रहे हो। सम्मान की राजपूत साहब, चक्रपाणी महाराज को अपनी बात रखने दीजिए। अरे आप जानकारी नहीं, इतिहास पढ़ो। आप जैसे प्रवक्ताओं की वजह से आपकी हैसियत है। आप लोगों ने हमेशा गद्दारों के साथ हाथ मिलाई, हमारी हमेशा गद्दारों के साथ हाथ मिलाने का काम किया, और यही स्थिति है कि आप धक्के खा रहे हो, भाजपा खड़ी है और संघ खड़ा है। कांग्रेस हमेशा देशभक्तों के साथ खड़ी है और चक्रपाणी के साथ भी खड़ी है। 500 से ज्यादा सीटें आई थी, लेकिन बदतमीजी की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। नेहरू की हैसियत, भाषा की मर्यादा रखिए। नेहरू की हैसियत पूछो,
जानना हो तो अपने नेहरू के आपने हैसियत पहले जानो। भी गद्दारी करी, अभी भी गद्दारी हमारे करी, आगे भी नेहरू करना हमारे नेहरू की नहीं, देश के नेहरू हैं। और नरेंद्र मोदी भी उन्हीं को लेकर के आगे पूरी दुनिया में जाते हैं। चक्रपाणी जी, नरेंद्र मोदी भी जाते हैं उन्हीं नेहरू को लेकर के। ना आपकी हैसियत है, ना पूरी भाजपा की हैसियत है नेहरू जी के बारे में कुछ कहने की। जरा भाषा का ठीक है, आपकी हैसियत नहीं है राजपूत आनी जी, चाहिए। आपकी हैसियत नहीं है, देश की जनता की हैसियत है। पंडित नेहरू ने, अगर पंडित नेहरू की वजह से कश्मीर की समस्या, पंडित नेहरू की वजह से आज देश आज भी, लेकिन आप देश के पहले प्रधानमंत्री पर जब आप कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं तो आपकी मंशा पर शक होता है ना नवीन? हैसियत की बात कर रहे हैं, आपकी मंशा पर फिर शक होता है ना? किस पे शक हुआ? एक मिनट पंडित नेहरू ने क्या किया? राजपूत साहब एक मिनट सुनिए राजपूत साहब, चक्रपाणी महाराज एक मिनट आप दोनों से गुजारिश है, आप चुप हो जाएं प्लीज। नवीन, शक इसलिए होता है क्योंकि आपके तमाम नेता हमेशा मुगलों के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। ताजमहल, लाल किला, ये सब जितनी इमारतें हैं इनके खिलाफ बयानबाजियां होती रहती हैं। हमें औरंगजेब के तलवे चाटने चाहिए क्या? नहीं, जो गलत है वो गलत कहिए, जो सही है उसको सही तो कहिए। हम सही को सही कहते हैं ना, गलत को गलत कहते हैं। जिस प्रकार से इस देश के अंदर आने के बाद आतताइयों ने भारत को लूटने के बाद उनके ही इतिहास को पढ़ाया जाए, उनका ही महिमा मंडन किया जाए, वो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, अभी आप मौलाना रशीदी बोल रहे थे, मैं उनकी बात कहता हूं, धनंजय की बात कर रहे थे, उन्होंने इतिहास लिखा वीर सावरकर के बारे में, ये उसी प्रकार का उस किताब लिखी, ये उसी वो इतिहास बन गई ना किताब, आज इतिहास की बात कर रहे हैं उसकी, ये उसी प्रकार की किताब है जैसे मनमोहन सिंह की बेटी ने दिल्ली विश्वविद्यालय में इसी सरकार के पिछले 10 साल रहते रहते एक पाठ पढ़ाया कि भगवान हनुमान जिसकी हम पूजा करते हैं वो महिलाओं को रात को उनके कमरों में झांका करते थे। लक्ष्मण जी के और मां सीता के आपसी में अवैतनिक संबंध थे। ये उसी प्रकार की किताब लिख करके हमने जो बड़ी मुश्किल से हटाई है इस सरकार ने, हमने लड़कर कांग्रेस की सरकार से, ये उसी प्रकार का इतिहास है। ये वही पढ़ाना चाहते हैं, उसी को सत्य बताना चाहते हैं। इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार के लोग इस देश को नकार, इस देश की जनता जागरूक है। अब जब हटने लगा है, इतिहास सुधरने लगा है तो पीड़ा होने लगी है। इस पूरे इतिहास में आज आप समझ लीजिए, एक परिवार के महिमा मंडन के अलावा मुझे यह बता दीजिए जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनके बारे में कितनी गाथाएं लिखी गई है। जिस मां गंगा इस धरती के ऊपर है, हिसाब से पंडित जवाहरलाल नेहरू का इस देश को आजादी दिलाने में कोई योगदान नहीं था। क्या बाकी का योगदान नहीं था? क्या उनका कोई योगदान नहीं था? उनका योगदान आप भी तो खारिज कर रहे हैं। जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनका योगदान उनसे कहीं ज्यादा था। सबका होना चाहिए ना। फिर उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? रशीदी साहब, आप बुल्ले शाह के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते? आप नसीम जलालाबादी के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते? आप ललिता के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते जिन्होंने हम तो कह ही रहे हैं कि इसको ठीक करो। जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहली आवाज उठाई, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पहली आवाज उठाई, सवाल ये है कि आप देश की सरकार में हैं और सबका साथ सबका विकास का नारा है आपका, तो आप क्या देश को उस तरफ ले जाना चाहते हैं जो आपका एक बुनियादी उसूल है हिंदू राष्ट्र की तरफ? आप उन लोगों को भी पढ़ाइए जिन्होंने आजादी के खिलाफ जंगें लड़ी हैं। देखिए नवाब, सभी को पढ़ाने की बात है। नवाब सुनिए, यही तो कह रहे हैं, यही बीजेपी का स्टैंड भी है। कुछ नाम लेता हूं। अरे हम तो यही कह रहे हैं, आप इसको गलत तरीके से पेश मत करिए, हम तो यही कह रहे हैं। ठीक समीर भाई सुनिए, बताइए। नवाब सिराजुद्दौला, शेर मैसूर टीपू सुल्तान, हजरत शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अजीज, हजरत सैयद अहमद शहीद, हजरत मौलाना विलायत अली साहब, जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद, बहादुर शाह जफर, अल्लामा फजले हक खैराबादी, शहजादा फिरोज शाह, मौलवी मोहम्मद बाकिर शहीद, बेगम हजरत महल, मौलाना अहमदुल्ला शाह, नवाब खान बहादुर खान, अजीजन बाई, मौलवी लियाकत अली, हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर। केवल इनके हिसाब से यही लोग हैं। केवल आप तत्ते टोपे के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, आप झांसी की रानी में नहीं पढ़ाना चाहते, आप अलेक्जेंडर अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब ऐसे लोगों को पढ़ाना चाहते हैं। आप दूसरे की बात क्यों नहीं करते भाई? आप लेकिन इस प्रकार से इतिहास नहीं बदल सकता। आप क्या समझते हैं? मैंने जब नाम लिया, समीर भाई सुन लीजिए, मैंने हिंदू और मुस्लिम सभी लोगों का नाम लिया, लेकिन उसके बाद इनको क्या मिलता है? और ये सब केवल जहालत। आप तो लेकिन जहालत का काम कर रहे हैं। मैं बात नहीं कर रहा, आप तो जाहिल की तरह बात कर रहे हैं। गलत बात है। क्या बात करते हैं? उनका टाइम है, टाइम है तो क्या कहानी है?
मतलब एक आप भी बहुत सारी ऐसी बातें बोल रहे थे जो उनको गलत लग रही थी, उन्होंने बीच में नहीं टोका ना, उन्होंने बीच में नहीं टोका, बीच में नहीं टोका। ठीक है रशीदी साहब, बस हो गया नवीन, वक्त न बर्बाद करें प्लीज। नहीं टोक रहा हूं बीच में, लेकिन सवाल ये इस देश को अरे गलत सही आप ना तय कीजिए ना, डीपी तिवारी साहब बैठे हिस्टोरियन है, बताएंगे। मेरा मानना यह है कि आज उपराष्ट्रपति ने यह बात कही, आपको याद होगा जब हामिद साहब ने जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने एक जुमला कह दिया था कि मैं मुसलमान कहीं न कहीं खौफ में जी रहा है, जुमला था उसको जो है बाकायदा एक डिबेट का इशू बना दिया गया। तो सवाल यह है कि उपराष्ट्रपति जैसे पद पर बैठकर आप एक सोच की वकालत करेंगे, आप एक सोच को बढ़ावा देने की बात करेंगे, तो आप उस संवैधानिक पद को कैसे, उसकी गरिमा को क्यों ठेस पहुंचाना चाहते हैं? अलेक्जेंडर के बारे में कहा, चुप रहिए, अरे चुप रहिए आप, क्या बात करते हैं आप? अलेक्जेंडर का देश का तुम्हारे लिए स्वतंत्र सेनानी था क्या? उन्होंने कहा अलेक्जेंडर का इतिहास नहीं पढ़ा जाना चाहिए, आप क्या बात करते हैं? अलेक्जेंडर महाराज अलेक्जेंडर को पढ़ाया गया, वो इतिहास है क्या? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देश के आतताइयों को पढ़ाया गया, लुटेरों के बारे में पढ़ाया गया, इतिहास का पढ़ना क्या वो नहीं होना चाहिए। 30 सेकंड दीजिए जी कंप्लीट। उपराष्ट्रपति जी को देश के उन तमाम शहीदों को पढ़ाए जाने की बात करनी चाहिए थी जिन्होंने जंग आजादी में अपना योगदान दिया है, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत। ठीक है कि वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है। आप सावरकर जिसने 2 बार याचिका दी है बाकायदा अपने रहम के लिए, रहिए वही आपको पसंद है, रिटर्न में मौजूद है। 30 साल से ज्यादा सुरेंद्र जी ने कितनी बातें बताई, आप हो गया। डीपी तिवारी साहब बैठे इतने सीनियर हिस्टोरियन, रखिए भाई प्लीज बात करते हैं। डीपी तिवारी साहब, नहीं नवीन थोड़ा सा काबू रखें। डीपी तिवारी साहब मुझे ये बताइए, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहासकार प्रोफेसर विपिन चंद्रा के बारे में हम सबने सुना है, हमने भी उनकी किताबें पढ़ी हैं, और जब ये 2003 में कंट्रोवर्सी हुई तो उन्होंने खुद कहा था कि हिंदुत्व के एजेंडे के तहत ये फोटो सेंट्रल हॉल में लगाई जा रही है। सावरकर दरअसल सांप्रदायिकता के विचारक थे और उन्होंने हिंदुत्व नाम की किताब लिखी थी जिसमें इस विचारधारा का उल्लेख किया था। तो जो विरोध हो रहा है वो होना चाहिए, यह प्रोफेसर विपिन चंद्रा का बयान था। क्या आपको लगता है ये जो माफीनामे का जिक्र हो रहा है कि जब सजाए काला पानी हुई तो उन्होंने माफीनामा लिखा, और इसको इस तरह से भी पेश किया जाता है कि जब जवाहरलाल नेहरू जेल में थे तो उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, और जब वीर सावरकर जेल में थे तो उन्होंने अंग्रेजों के लिए माफीनामा लिखा। क्या इस बात में कोई सच्चाई है? देखिए, वीर सावरकर ये हों चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, दोनों लोगों को जेल में इतिहास पढ़ने का मौका मिला और इतिहास लिखने का भी मौका मिला, ये बात अपनी जगह सही है। जब सावरकर जी ने इतिहास भारत का देखा तो उन्होंने एक विचार ये व्यक्त किया कि कोई भी राष्ट्र भविष्य में तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसको अपना अतीत अच्छी तरह से मालूम ना हो। अंग्रेज जो अतीत उस समय भारतीयों के सामने रख रहे थे कि आप सतत लंबे समय से गुलाम रहे हैं और गुलाम रहेंगे, गुलामी ही आपका भाग्य है, इसको उन्होंने चैलेंज किया था। और उन्होंने कहा था कि हमारा जो अतीत है वो गुलामी का नहीं है, हम एक स्वतंत्र और गौरवशाली राष्ट्र के नागरिक हैं, इसको उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। वो भारत के विभाजन के विरोधी थे, भारत में हिंदुओं में जो जाति प्रथा थी नहीं लिखा था आपके हिसाब से उन्होंने थे, तमाम सारी उनके अंदर अच्छी सोच थी और उस अच्छी सोच को उजागर किया जाना चाहिए। क्या हुआ? मैंने पूछा आपसे कि वीर सावरकर ने जेल में रहते हुए अंग्रेजों के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी थी, गलत है क्या? की एक बहुत अमूल्य निधि है, तो वो भी एक अच्छे इतिहासकार उसका जवाब दे दें प्लीज। उन्होंने एक अच्छा इतिहास इसलिए उनको बता दिया कि अंग्रेजों को तिवारी जी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, किसी की नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला सर। करने जा रही है सर, मैं माफी के साथ आपसे दोबारा ये सवाल पूछ रहा हूं कि ये बात जो कही जाती है, बार बार कही जाती है कि जब जवाहरलाल नेहरू जेल गए तो उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, वीर सावरकर जेल गए तो उन्होंने माफीनामा लिखा, ये बात सही है या नहीं सही है? दोनों सही है। सही है ये बात। तो फिर इतिहास कहां गलत पढ़ाया जा रहा है? इन्होंने सही बात कही, फिर तो जो हुआ वो पढ़ाया जा रहा है, फिर कहां इतिहास को बदलने की गुंजाइश आती? उन्होंने हिंदुत्व पे किताब लिखी, अभी आपसे हिंदुत्व की किताब का जिक्र नहीं है। आपने अभी बताया इतिहास लिखा, इसलिए केवल इसलिए उनको अंग्रेजों गुलाम बताया जा रहा है। अंग्रेजों वरना उसको अंग्रेजों ने यातनाएं क्यों दी?
एक बड़ा सवाल है कि 30 साल से ज्यादा उस काल कोठरी में रहे। नहीं तो वो माफीनामा कोठरी में एक बार सीधा लेट जाओ तो माफीनामा लिखकर उसके अंदर अंग्रेजों से लेकर वो जेल से निकलना चाहते थे, वो यात्राएं देते रहे, उसके बाद जेल से निकलना चाहते थे। ये बात भी तो कही है ना फिर। कैसे कह सकते हैं? यासिर जिलानी अंग्रेजों के सामने माफीनामा लिख रहा है, वो अंग्रेजों से कैसे? अरे वो आप जैसे लोग उनके लिख करके उनके नाम पर लगाना चाहते हैं और कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने हिंदू की किताब लिखी है, इसलिए कांग्रेस उसको बंद करना चाहती है, अंग्रेजों को गुलाम बनाती है। यासिर जिलानी वो अंग्रेजों से कैसे लड़े? वो आपसे 1 लाख आजाद हिंद सैनिक मरवाए हैं। यासिर जिलानी 1 लाख आजाद हिंद सैनिक। फिर कहां ना इंसाफी हो गई? एक मिनट राजपूत जी, सबको मौका दीजिए भाई, उन्होंने की है, सबको मौका दीजिए। नवीन प्लीज। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना के 1 लाख सैनिकों की हत्या के जिम्मेवार है वीर सावरकर। राजपूत साहब और लोग भी हैं। यासिर जिलानी, फिर कहां ना इंसाफी हो गई वीर सावरकर के चरित्र के साथ? जी देखिए, मैं आपने अभी सबके जो भी हमारे पैनल में पैनलिस्ट बैठे हैं उनकी बात सुनी। मुझे आप 1 मिनट दें कम से कम। मैं उनके 1902 से लेके 1947 तक का जो उनका इतिहास है 1 मिनट में बता दूंगा। देखिए, मैट्रिक 1902 में फर्गुसन कॉलेज पुणे से बीए उन्होंने किया, उसके बाद लंदन का प्रवास हुआ। सारे अभी हमारे यहाँ पे इतिहासकार बैठे थे, सारी किताबों की बात हो रही थी। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये किसने लिखी थी? जरा हमारे इतिहासकार से पूछ लीजिए। आप यकीन नहीं करेंगे, पैसे की इतनी किल्लत थी कि जर्मनी से लेकर लंदन तक के तमाम जो छापने वाली कंपनियां थी उनसे राब्ता कायम किया गया, लेकिन उनको किसी तरह की मदद नहीं मिली। और वो किताब लिखी गई थी 1857 के युद्ध के ऊपर और प्रेरित थी उन लोगों के लिए जो हमारे आजादी के लड़ाई में एक्चुअल तौर पे लगे हुए थे। लेकिन इतिहासकारों ने ये कभी नहीं बताया। ये नहीं बताया कि हरदयाल लाल के साथ जब लंदन में वो, अभी एक मौलाना साहब ने कह दिया कि गिरफ्तार कर लिया गया, उन्होंने एक लेख छापा था लंदन टाइम्स में, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। ये इतिहासकारों ने नहीं बताया। 1920 में वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक के याचिका पे साइन करके ये जो हंस रहे हैं ना, ये जाहिल लोग हैं। मैं तर्क की बात कर रहा हूँ और इतिहास की बात कर रहा हूँ। इन लोगों को आप कहते हैं बिल्कुल तर्क की बात है और इतिहास अरे पढ़ के तुम्हारे जैसे जाहिल को जरूरत नहीं है बताने की। मैं एक वर्ड देखिए, मैंने इस जाहिल को टोका नहीं है, मैंने इस जाहिल को टोका नहीं। मौलवी को आप कहिए कि चुपचाप मेरी बात आपके बोलने से अपनी बात कीजिए ना, आप अल्फाजों पर काबू रखिए प्लीज। पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। यासिर, चाहे वो आप हो, नवीन हो या मौलाना रशीदी हो, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। अल्फाजों का इस्तेमाल सही होना चाहिए, प्लीज थोड़ा संयम रखें। समीर साहब, लेकिन वीर सावरकर साहब की जो ये कुर्बानियां हैं उनको भी आपको याद रखना होगा कि किस तरह से उनको जेल में यातनाएं दी गई, किस तरह से जब वो इंडिया सोसाइटी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ, और आपको पता है जो इन्हीं के रिकमेंडेशन पे जिस तरह की वो मतलब देश से प्रेरित और उस वक्त के आजादी से प्रेरित जब वो लेख लिखा करते थे तो उनको छात्रवृत्ति मिली थी। ये पूछिए आप कांग्रेस के जो नेता बैठे हुए कहां मेरी बात का जवाब दीजिए। तो उन्हें छात्रवृत्ति मिली थी, क्या ये गलत है? और आप जिस तरह का चक्रपाणी आपकी बात का जवाब, लेकिन वीर सावरकर क्या धर्म के आधार पर अलग राष्ट्र बनाने के समर्थक थे या नहीं थे? 1920 में जैसे जिन्ना मुसलमानों के साथ पाकिस्तान बनाना चाहते थे, वैसे ही कह देते हैं वीर सावरकर क्या हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते थे? मुझे इसका जवाब चाहिए। देखिए, राष्ट्रहित के अंदर आजादी के दीवाने की बात देखिए, चक्रपाणी जी महाराज ने अभी कितनी अच्छी बात कही है। और उन्होंने जब आजादी के आंदोलन के लिए हिस्सा लिया तो अंग्रेजों को खदेड़ने में और आतताई को खदेड़ने में भाई बंधु हैं। आप उसको कैसे अलग कर सकते हैं? दोनों को मिक्स कैसे कर सकते हैं? ठीक है। चक्रपाणी महाराज, ये क्लियर कीजिए जरा, क्योंकि इसको लेकर जबरदस्त विवाद है। आज भी विरोध हो रहा है तो इस बात को लेकर हो रहा है। 2003 में विरोध हुआ तो भी इस बात को लेकर हुआ कि जैसे मोहम्मद अली जिन्ना धर्म के आधार पर एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते थे, वैसे ही वीर सावरकर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। ये बात थी।
नहीं, सवाल इस बात का है, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे और वो हिंदू राष्ट्र ऐसा नहीं था कि जिसपे किसी के साथ अन्याय हो, अत्याचार हो, वो तुष्टीकरण के खिलाफ थे। रही बात, देखिए अभी रशीदी साहब ने कोई अंग्रेज पर्चा पढ़ रहे हैं कि आप माफीनामा, वीर सावरकर ने अपने पूरे जीवन में अंग्रेजों से कभी समझौता नहीं किया और कभी माफी नहीं मांगा। वीर सावरकर जी से तो सरकारें प्रेरणा लेती थी और वीर सावरकर जी ने ही तिरंगा में जो धर्म चक्र है, उन्हीं की प्रेरणा से तिरंगा में धर्म चक्र लगा। वीर सावरकर जी ने ही, जो इतिहासकार बैठे हैं, हिस्टोरियन बैठे हैं, तिवारी साहब, उन्होंने भी वीर सावरकर जी ने महापीनामा तो लिखा था, उन्होंने हजारों शब्द देने का काम किया। तो हिंदुस्तान के लिए लिखा था उन्होंने, आप समीर साहब, अरे कहने दीजिए ना, आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात, उन्होंने कहा बस कोई ये समझा दे फिर मोहम्मद अली जिन्ना और वीर सावरकर में क्या डिफरेंस था? दोनों धर्म के आधार पर एक राष्ट्र चाह रहे थे, सावरकर जी दोनों धर्म के आधार पर एक राष्ट्र चाह रहे थे, बंटवारा चाह रहे थे। सूरज को चिराग दिखाना, सावरकर जी चाहते थे, दो तरह के सावरकर जी ने माफी कभी नहीं मांगा। सावरकर जी ने तो अंग्रेजों की मुसलमानों के लिए मुस्लिम धर्म के आधार पर राष्ट्र मांग रहे थे, तो वो दैत्य थे, दानव थे, बल्कि सरकार और ये महापुरुष थे, क्योंकि ये हिंदुओं के आधार पर, मजहब के आधार पर अलग धर्म क्यों चाहिए था? हम मोहम्मद अली जिन्ना का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने इस देश के दो टुकड़े कर दिए। मुसलमान के लिए अलग राष्ट्र की मांग की, मुसलमान के लिए अलग राष्ट्र की मांग की। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इतिहास के साथ क्या हुआ? ये सावरकर जी को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। ठीक है तिवारी जी, मुझे बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए सर आप, कि मोहम्मद अली जिन्ना और वीर सावरकर की थिंकिंग, उनकी विचारधारा में फर्क क्या हुआ? एक मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की बात कर रहा था, दूसरा हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र की बात कर रहा था। चाटने का काम नहीं किया। ठीक है सर, ठीक है तिवारी जी। फर्क केवल इतना हुआ कि जिन्ना ने धर्म की बात करके पाकिस्तान बना ली और सावरकर इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, बना नहीं पाए। यही इतना फर्क है। ठीक है, यही इतना फर्क है, यही इतना फर्क है। नवीन, अब मुझे लगता है कि आपको कोई शिकायत नहीं होगी और जो मौजूदा इतिहास है वो भी आपको सही नजर आएगा। समीर भाई, जो मौजूदा इतना है कि उन्होंने बना दिया पाकिस्तान, वीर सावरकर नहीं बना पाए। बार कह रहा हूं, इनमें मैं जो कह रहा हूं वो भी समझ लीजिए। इस देश के अंदर जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया, जो 500-500 साल तक लोग अंग्रेजों से, मुगलों से घुमाने वाली बात, घुमाने नहीं, उनके इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। अंग्रेजों के लिखे हुए इतिहास के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। बार बार मैं कह रहा हूं, देश पे जिन्होंने देश को लूटा, जिन्होंने देश को बर्बाद किया, चाहे वो अलेक्जेंडर हो, चाहे वो औरंगजेब हो, उनके बारे में आप महिला मंडप करते हैं, बाकी लोगों के बारे में आप क्यों नहीं? जो कि मजहब के आधार पर देश को बांटना चाहता है, ऐसा शख्स आपका हीरो है क्यों? आप कौन सी क्या बात कर रहे हैं ये तो बताओ। लिखा जाना चाहिए। रशीदी साहब, ये वो लोग हैं जो शेर मैसूर टीपू सुल्तान की बरसी भी मनाना पसंद नहीं करते, उसका विरोध करते हैं। ये उसका विरोध करते हैं, उनके मंत्री विरोध करते हैं। ये वो लोग हैं जो सावरकर की जो सावरकर की माफीनामे को भी कहते हैं कि साहब ने माफीनामा दिया ही नहीं, जंगे आजादी में उनका रोल रहा होगा, लेकिन माफीनामे के बाद उन्होंने मलियामेंट कर दिया सारा। जब अंग्रेजों को गुलामी करने पर सुल्तान ने अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए लोगों को लूटा है। आजादी के हीरो कैसे सुल्तान ने रहते हुए धर्म परिवर्तन आजादी के हीरो नहीं थे। लाखों लोगों का जब उन्होंने माफी मांग ली बाकायदा, खुद अपनी किताब आजादी के हीरो नहीं थे, वो आजादी का हीरो कहा नहीं जा सकता। सुल्तान के लिखे हुए खुद के खतों को अगर कोई आदमी उनको आजादी का हीरो कहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कुल मिलाकर इस डिबेट का लबोलुआब यही निकलता है कि वीर सावरकर की बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जिन्हें नजरअंदाज किया गया हो इतिहास में, लेकिन विपक्ष के जो तर्क हैं कि वो एक हिंदूवादी, कट्टर हिंदूवादी नेता थे और हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, ये बातें भी सही हैं। डीपी तिवारी साहब का जो कहना है वो मुझे लगता है कि इस डिबेट का बाइट ऑफ द डे है। वो ये साफ कह रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना और वीर सावरकर में फर्क सिर्फ इतना है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बना दिया और वीर सावरकर हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें ईटीवी उर्दू।